viewers, this is Syed Mohammad Hammad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hammad. In the last class we were discuss here about direction of reaction. और अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ आया था तो इसको पढ़ने की ही खुद से ज़रूरत है, बस कि आप एक दफ़ा रीड कर लो और ख़ुद से समझ लो। लेकिन अगर नहीं आया तो समझ तो सकता है, अब आ जाए समझ में, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टॉपिक है हमारा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन मौजूद है, इसके थ्रू मैं आगे स्टार्ट करूँगा। एक रिएक्शन लिखा हुआ है और यहाँ हमें एक केस दिया हुआ है। क्या केस दिया हुआ है? जैसे पहले हमने केसेस पढ़े थे, Kc इज़ वेरी स्मॉल, मतलब Kc की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। और किस टेम्परेचर पे? ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमें दे दिया है, जैसे 227 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर है जिस पे Kc की वैल्यू ये मिल रही है। रिएक्शन क्या मौजूद है हमारे पास? F2 कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको ये बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होने की ज़रूरत है, इस रिएक्शन को क्या होने की ज़रूरत है इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, बहुत आसान सी बात, कि ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट, ठीक है। Kc की वैल्यू हमारी यहाँ कम है, Kc की वैल्यू हमारी कम है, इसका मतलब जो है हमें रिवर्स रिएक्शन होता हुआ स्पीड से नज़र आएगा, बैकवर्ड होता हुआ। इसको आप बैकवर्ड कह लें या फिर रिवर्स कह लें, ठीक है। दोनों वर्ड मैं लिख देता हूँ, बैकवर्ड कह लो या फिर कह लो रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें होंगी। क्यों होती हैं वाली चीज़ें? बहुत सिंपल सी बात है, रिएक्शन किस पे आना चाहता है? इक्विलिब्रियम पर आना चाहता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए। ये सेम क्यों नहीं है? क्योंकि Kc की वैल्यू हमारी बहुत कम है। Kc की वैल्यू कम होने का मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है। जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट स्पीड से बनना शुरू होगा, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। देन फिर क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगा। लेकिन ये सब बातें नहीं करनी, हमें सिर्फ ये रिएक्शन देखा, तो ये रिएक्शन देखा, हमने देखा Kc इज़ वेरी स्मॉल, Kc बहुत कम है, तो इससे हम समझ गए कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कौन सा रिएक्शन स्पीड से होना शुरू होगा? बैकवर्ड या फिर रिवर्स। अगर ये बात समझ आ गई तो ये खुद ही समझ आ जाएगी। यहाँ पर क्या है? Kc इज़ वेरी लार्ज, Kc इज़ वेरी लार्ज, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारी कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। एक टेम्परेचर ले लिया हमने जिस पर ये रिएक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। कि कैसे बैलेंस होगी? जबकि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से होना शुरू हो जाए। तो बस हमें यही वाली बात बतानी थी। एमसीक्यूज में हो सकता है ये पूछ लें आपसे कि Kc इज़ वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल, तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रहा होगा हमारा स्पीड से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए। तो सिंपल सी बात आप बताओगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए और ये बैलेंस हो जाए। तो फिर लास्ट वन आप पर छोड़ता हूँ मैं, क्या? ना तो Kc लार्ज है ना ही Kc स्मॉल है, Kc जो है हमारी मॉडरेट है। तो आप मुझे बताएं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी उस वक्त? मतलब कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जिस स्पीड से चल रहा है, बैकवर्ड भी हमारा उसी स्पीड से चल रहा है। ऐसा कब होता है? अगर जवाब जहन में आ गया तो बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी, मॉडरेट होगी, तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? मॉडरेट हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और बैकवर्ड रिएक्शन की भी। ये थर्ड केस था हमारा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। तो न्यूमेरिकल समझते हैं। न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने डेरिवेशन समझी हो और आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना आती हो। अगर आपको नहीं आती तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो सीख लें, लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अगर वो नहीं आता और आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए तो न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना आनी चाहिए। उसके अलावा आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम अकर, इक्विलिब्रियम आ गया व्हेन, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब नाइट्रोजन भी एक टाइम मौजूद है और ऑक्सीजन भी एक टाइम मौजूद है। तो कौन सी गैस बन गई हमारी? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। कह रहे हैं व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद, जब उसने रिएक्ट करा ऑक्सीजन गैस के साथ। ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती है, मतलब O2 फॉर्म में हमेशा नजर आती है। उसने जब रिएक्ट करा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ, तो उसने प्रोड्यूस किया किसको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, आसान सी बात है।
तो ये रिएक्शन भी लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, रिएक्शन लिखा हुआ है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है, प्लस रिएक्ट करा उसने किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होती है इसलिए O2। कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों मौजूद है। क्या प्रोड्यूस किया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये प्रोड्यूस किया था, ये अभी तक क्वेश्चन चल रहा है। आगे एट इक्विलिब्रियम, जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टेम्परेचर होगा 230 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कह रहे हैं द कंसंट्रेशन आर मेजर, कि इनकी कंसंट्रेशन मेजर की गई है। क्या मेजर की गई है, वो क्वेश्चन में ही मौजूद है। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है 0.0542 मोल पर dm³, ठीक है। आगे बढ़े, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, 0.127 मोल पर dm³ एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या है, इज इक्वल टू 15.5 मोल पर dm³। ये कंसंट्रेशन दे दी, और लास्ट लाइन की जगह नहीं बची इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमारा, Kc। Kc की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एट दिस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसी टेम्परेचर पर रहते हुए। तो न्यूमेरिकल्स करने का वे होता है, क्या वे होता है, गिवन डेटा, जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं वो हम किस में लिखते हैं, गिवन डेटा, कि दी हुई हैं ये चीज़ें डेटा में। उसके बाद हम बनाते हैं हेडिंग टू फाइंड। टू फाइंड का मतलब क्या होता है कि ये मालूम करना है या फिर रिक्वायर्ड, जो मालूम करना होता है, जो कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद हेडिंग बनाते हैं हम फॉर्मूला की, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद हेडिंग बनाते हैं हम सॉल्यूशन की, देन फिर सॉल्यूशन करते हैं, देन लास्ट में रिजल्ट लिख देते हैं। ये तरीका होता है न्यूमेरिकल करने का, इसमें कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें पता थी, हमें कंसंट्रेशन पता थी, किसकी कंसंट्रेशन, हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन पता थी, मैंने लिख दी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ब्रैकेट बनाया, मतलब कंसंट्रेशन क्या है, 0.0542 मोल dm³, ये लिख दी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या कंसंट्रेशन है यहाँ पर, 0.127 मोल पर dm³, ये भी हमने लिख दी। थर्ड नंबर पे दी हुई थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 15.5 मोल पर dm³, तो हमने इसकी भी कंसंट्रेशन सिंपल लिख दी। आगे बढ़े, टू फाइंड, क्या मालूम करना था, तो बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, Kc। Kc की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना था, तो मैंने लिख दिया टू फाइंड, मालूम करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मालूम करना है। फिर हमें सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी है इस रिएक्शन की। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था, तो किस तरीके से लिख रहे हैं, देखें, ये रिएक्टेंट मौजूद है और ये प्रोडक्ट मौजूद है। तो Kc की वैल्यू हमारी थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमने लिख दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, कंसंट्रेशन वाली फॉर्म में लिख दिया। अब जो इसके साथ मोल्स होते थे उसका हम क्या करते थे, पावर बना देते थे, तो इस 2 की मैंने पावर बना दी, यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और जो मोल्स थे वो पावर बन गया। अब आए रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट में क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनकी कंसंट्रेटेड फॉर्म, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन वाली फॉर्म में, और जो मोल्स थे वो पावर बन गए, ठीक है। और ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में था, इसके मोल्स क्या है, 1 मोल है, तो 1 मोल को पावर ना भी बनाओ तो वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत आसान है, अगर आपको ये करना आ गया, इट्स मीन दैट आपको न्यूमेरिकल आ चुका है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ हमने कुछ वैल्यूज देखी थी, उन वैल्यूज का क्या करना है, हमें उठाकर सिर्फ पुट करना है। तो मैं इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे बात। नीचे तो वैसे मैंने किया वही, लेकिन मैं ऊपर कर देता हूँ इसे। देखिए Kc लिखा हुआ था इज इक्वल्स टू, सबसे पहले किसकी वैल्यू आ जाती है हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट क्योंकि हमारा यही था 15.5, ठीक है, तो मैंने लिख दी 15.5, इसकी कंसंट्रेशन थी, और इस पे क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था, इसलिए स्क्वायर लगा दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब आ गए रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लिखनी है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले लिख लेते हैं, ये क्या है हमारी 0.0542, ये कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर भी मोल्स थे इसीलिए इस पे भी स्क्वायर लग गया, 2 मोल्स थे इसलिए स्क्वायर लग गया, 2 लग गया, ठीक है, पावर। अब नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो थी हमारी 0.127, ये भी हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई। आगे सिर्फ मैथ सॉल्व करनी है। मैथ अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक एक स्टेप करके आपको बताया हुआ है।
ठीक है। तो सपोज दैट सबसे पहले हमारे पास ये चीज मौजूद थी, अगर हम 15.5 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू हमारा आंसर आएगा, इसको भूल जाए अभी, इन दोनों चीजों को भूल जाए आप, ठीक है। अभी जो ये 2 स्टेप पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ना है। 15.5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 240.25, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई स्क्वायर होने के बाद। नेक्स्ट हमने क्या करा 0.0542 का स्क्वायर लिया, जब इसका स्क्वायर लिया तो आंसर क्या आएगा 2.93764 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये मैंने इतनी सारी वैल्यूज क्यों लिखी है पॉइंट के बाद ये भी बताता हूँ मैं आपको। इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। 0.127 पर स्क्वायर नहीं था इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। याद रखिएगा जब दो ब्रैकेट्स होते हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.730 एक्सपोनेंट माइनस 4। यहाँ तक पहुंच गए। 240.25 जैसा था हमने वैसे ही लिख दिया, यहाँ तक इजीली सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो 240.25 डिवाइड बाय 3.730 एक्सपोनेंट माइनस 4, जब इन दोनों को हमने डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई केसी की 644,101.8767। ये हमारी कैलकुलेटर में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक सवाल आता है कि बुक में तो सर आंसर 6.44 एक्सपोनेंट 5 है और हमारा आंसर ये आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि जो पॉइंट है ये ट्रेवल हो सकता है। अगर आप ये वैल्यू लिख देते तो भी आंसर हो जाता, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वैल्यू को कम करने की कोशिश करेंगे। किसके जरिए, हम जो नॉर्मल हमने साइंटिफिक नोटेशन क्लास 9 में मैथ का टॉपिक पढ़ा होगा, लॉग अगर आपने, तो आपको याद होगा कि जो पॉइंट है इसको ट्रेवल करा सकते हैं। पॉइंट को ट्रेवल कराया तो यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंट 1, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। दूसरी बार कराया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। मतलब ये जो पॉइंट है ये ट्रेवल होते होते किसके पास आ गया, 6 के पास आ गया। तो हमने वैल्यू लिख दी है 6.44 एक्सपोनेंट 5। ये हमारी केसी की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। लेकिन एक चीज मिस है। क्या मिस है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी इक्विलिब्रियम की जब एक्सप्रेशन लिखवा रहे थे तब कि इसकी यूनिट जो होंगी वो डिफरेंट होंगी और वो हम ड्राइव करके समझेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन की भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आंसर तो हमारा केसी का बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ ये वाली बात समझ लेते हैं हम कि यूनिट हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने यूनिट लिखी थी, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। तो सिंपल केसी इज इक्वल्स टू मोल डीएम क्यूब। इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट लिखी है, इस पर स्क्वायर था मतलब इसकी यूनिट पर भी स्क्वायर होगा। ये बात समझिएगा। वैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। नीचे क्या करना है, मोल डॉट डीएम क्यूब। यहाँ पर स्क्वायर था इसीलिए इस पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। लास्ट वन इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो इसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो हम ऐसे ही लिखेंगे, यूनिट जो है वो ऐसे ही लिखेंगे, मोल डीएम क्यूब। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर मोल डीएम क्यूब 2 टाइम मौजूद है, यहाँ मोल डीएम क्यूब 2 टाइम मौजूद है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करवा दे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यूनिट क्या बच जाएगी हमारी, मोल डीएम क्यूब जो हमारा लास्ट में बचा, इसको अगर हम यहाँ लिख दें तो फिर हमारी ये यूनिट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो हम अब इसके साथ यूनिट लिख देते हैं। क्या बनेगी हमारी यूनिट, मोल डीएम क्यूब, जो है हमारा प्लस में हो गया ये प्लस में होगा और ये माइनस में जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो डिवाइड में थी ना, जब हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसको -1 कर दें अगर करना चाहे तो, डीएम क्यूब हमारा माइनस में होता था नॉर्मली, अब प्लस में होगा, तो ये हमारी इसकी यूनिट हो गई है। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल बहुत आसान है, लेकिन अगर आप 2 बातें पहले समझ लें तो, ठीक है। अगर नहीं समझी तो फिर आप बाद में कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारी, सिंपल जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ होता है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। इस तरीके से लिखी हुई होती है। अगर इस डीएम क्यूब की जगह आ जाए मोल पर लीटर तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि डीएम क्यूब और लीटर आपस में बराबर होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बात ये हो गई हमारी। नेक्स्ट दूसरी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा कि अगर A इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय डी,
ये फॉर्मूला है, किसको निकालने का फॉर्मूला है, ये ए को निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं कि अगर सपोज दैट हमें बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा स्टेप है हमारा कि अगर इक्वल्स टू के इधर कोई चीज़ प्लस में है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो फिर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में हो जाती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, हमें b की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, b को अकेला कर देंगे, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी उसे अकेला कर देंगे। तो b को अकेला करने का क्या तरीका है, b से d जो है आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कर देंगे a मल्टीप्लाई बाई डी। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ क्या बच जाएगा, b और c। अब b के पास एक्स्ट्रा कुछ मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है, c मौजूद है। तो c यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई डी ओवर c इज इक्वल टू b। हमें किसका फॉर्मूला निकालना था, b का। हमने क्या करा, b को अकेला कर दिया, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, ठीक है। a का फॉर्मूला मौजूद था, लेकिन हमने इसको क्या करा, ड्राइव करा, इसको हमने ट्रांसफर करा किस कंडीशन में, b वाली कंडीशन में, कि b का फॉर्मूला भी बन सके। तो ये बातें अगर आपके जहन में रहती हैं तो न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगने वाला है, वरना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये वाला तो मुश्किल आ गया, पहले वाला तो आसान था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा, जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दी। कब, टेम्परेचर क्या था, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हुआ। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या है फॉर द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए है 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमारा, केसी होता है। तो सबसे पहले इन्होंने केसी की ही वैल्यू दे दी, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने केसी की वैल्यू निकाली थी, और अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने केसी की वैल्यू दे दी। तो केसी की वैल्यू क्या है हमारी, 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने जस्ट लाइन पढ़ी और इतना काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन दे दिया, इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी होगी, लेकिन वो सॉल्यूशन में। अभी क्या कर रहे हैं, फाइंड द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मालूम करनी है किसकी, ऑफ NO, NO की कंसंट्रेशन को मालूम करना है। मतलब रिक्वायर्ड में क्या लिखना है वो हमें समझ में आ चुका। आगे बढ़े, इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एक मिक्सचर है जो कि इक्विलिब्रियम लेवल पर है, जब उसका प्रेशर क्या है 1 atm, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है वो रिएक्शन। तो उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है NO की, एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जो है हमारा ये रिएक्शन हो रहा है। इन एयर, हवा में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.036 मोल पर लीटर। लीटर से परेशान नहीं होना, अभी बताया DM क्यूब था, या लीटर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमें पता है, हम यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, 0.036 मोल पर लीटर। आगे बढ़े, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है हमें यहाँ पर, इज इक्वल टू 0.0089 और यूनिट मोल पर लीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा, ठीक है, जो डेटा में हमें मौजूद था। अब इसके बाद हम बना लेते हैं हेडिंग रिक्वायर्ड की, या फिर टू फाइंड, जो लिखना चाहो लिख लो। मैंने अलग मार्कर से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हाईलाइट कर दिया इस तरीके से, सही है। तो याद रखना रिक्वायर्ड में हमें क्या लिखना है, जो हमने पहले पढ़ा था, फाइंड द कंसंट्रेशन, किसकी, NO की। NO की क्या निकालनी है हमें, कंसंट्रेशन निकालनी है, और ये हमें नहीं पता, आसान तरीका है निकालने का। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला कोई है नहीं, इसीलिए अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट क्या है, NO है, तो हमने लिख दिया NO का प्रोडक्ट, और इसके पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसीलिए उसको पावर बना दिया। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, N2 और O2, ये रिएक्टेंट है हमारे। तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना आती है तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारी इस तरह से हो जाएगी।
नेक्स्ट आगे क्या करना होता है, हमें वैल्यूज पुट करनी होती है, तो मैं इसी के आगे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ मौजूद नजर आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर वही तो फाइंड आउट करनी है, अगर वो होती तो हमें करना ही नहीं पड़ता। तो मैं कहूँगा बेटा ठीक है, Kc की वैल्यू पता है आपको, हो गया बिल्कुल सर 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4 नजर आ रही है, तो मैं कहूँगा वो लिख दो 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4 इज इक्वल टू। अब आप कहोगे सर NO की वैल्यू नहीं पता तो क्या करना है, तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि NO की वैल्यू नहीं पता, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऐसे लिख दो। तो आपने लिख दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में, स्क्वायर रहने दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.036, तो आपने लिख दी 0.036 कंसंट्रेशन थी इसकी, ये आपने लिख दी, ठीक है। उसके आगे बढ़े ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है हमारी 0.0089, तो आपने लिख दी यहाँ पर 0.0089, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आप ऐसे बना लो इस तरीके से, बेहतर है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक पहुँच गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने जैसे पहले समझाया था आपको कि वैल्यू किसकी निकालनी है, NO की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा मौजूद है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। क्या क्या एक्स्ट्रा मौजूद है, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रा क्या क्या मौजूद है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों आपस में, ये दोनों NO से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 0.036 ये वैल्यू आ गई, ये यहाँ डिवाइड हो रही थी ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई। तीसरी वैल्यू हमारी 0.0089 ये वैल्यू हो गई। लास्ट में क्या रह गया, इज इक्वल्स टू NO, किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और इसका स्क्वायर। अब बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, लास्ट में इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो निकालना है, लेकिन उसका स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन। तो हमें आंसर का क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, उसका हमें रूट लेना है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेट है हमारा, करके देख लेते हैं। 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 1.31364। लिख लेता हूँ मैं, 1.31364 एक्सपोनेंट माइनस 7 इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका रूट लेना है। हम डायरेक्ट ले लेते हैं आंसर का रूट, ये हमने किसका आंसर था, आ गया हमारा आंसर आ गया हमारा 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। ये कब आया, इसका रूट लेने के बाद। अब ये रूट क्यों लिया है हमने, सिंपल स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ और इस वैल्यू का रूट लिया तो 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 आ गया। तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन आ गई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, वो तो चेंज नहीं होता, तो सिंपल इसका यूनिट क्या रहेगा, जैसे मैं यहाँ इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। क्या होगा रिजल्ट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर्म में 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 और आंसर हो गया मोल पर DM³ अच्छा, अब एक सवाल आएगा कि सर मोल पर DM³ है तो मोल पर लीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, मोल पर लीटर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये जो है हमारा DM³ को ही कन्वर्ट कर सकते हो आप लीटर से, ये जहन में रखना। कुछ और अगर वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए कुछ और होगा, ठीक है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आओगे। थैंक यू सो मच।